हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी आईज काउंसलिंग का ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसी के रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी शूट कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं कि एमपी का क्या शेड्यूल है। तो आपका जो एमपी आईज काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, तो आप वहाँ से शेड्यूल चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, इसके अलावा आपका फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आएगा तो आपको सेटिस्फाइड का ऑप्शन देना है या अपग्रेडेशन का ऑप्शन देना है, तो यहाँ पर आपको कैसे प्रोसेस करना है। तो यही सारी चीज़ें आज हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखेंगे, और आपको मैं एमपी आईज काउंसलिंग का कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि भैया आप पूरा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का वीडियो बना दीजिए, कंप्लीट डिटेल का वीडियो बना दीजिए। तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये जो एमपी आईज काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखाई दे रहा है, और इसे आप एमपी आईज काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर इसके जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपको सारे डाउट, जितने भी आपके जो काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग राइट इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब स्टार्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 सितंबर को स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल में क्या होती है, छोटी स्क्रीन होती है, तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप लैपटॉप यूज़ करिए, है ना। या तो आप एमपी ऑनलाइन वाले के यहाँ से भी फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। वो करीबन 50 से 100 रुपये लेता है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब रही बात रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, तो इसके रिगार्डिंग में एक डिटेल गाइडेंस वीडियो ले आऊँगा। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो सवाल उठता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या काउंसलिंग का फ़ी है, तो इसके लिए जो फ़ी है वो कितना है, 500 रुपये है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद आपको 500 रुपये देना होगा, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं अभिलेख सत्यापन। ये क्या होता है? ये होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको आपके नज़दीक में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। ऑफलाइन वहाँ पर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है। तो आपके आसपास जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर आप जा सकते हैं। जैसे कि आप इंदौर के आसपास है तो आप अष्टांग में चल जाना, है ना। बुरहानपुर के आसपास है तो बुरहानपुर में चल जाना, जबलपुर के आसपास है तो जबलपुर गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, जब आप क्या करेंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन भरेंगे ना, फिलअप करेंगे, मतलब आपका जो फॉर्म फिलअप करेंगे काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह से, जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे पूरा, तो इस तरह से आपका एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना। उसी के नीचे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखाई देगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो देखो आपको क्या ले जाना है, मार्कशीट ले जाना है 10th और 12th की, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसको भी एज अ बर्थ सर्टिफिकेट कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई कैटेगरी लग रही है तो आपको फिर आपकी जो भी कैटेगरी लग रही है उसकी कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। उसके बाद आप एमपी डोमिसाइल हो, अगर आप एमपी में रहने वाले हो तो आपको एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना है। उसके बाद फोटो आईडी प्रूफ, यहाँ पर आप आधार कार्ड रख सकते हैं, पैन कार्ड रख सकते हैं, तो कोई भी एक वैलिडिटी जो कार्ड होता है, आइडेंटिटी प्रूफ जो होता है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट आपके फादर की, ठीक। उसके बाद अगर आप फिजिकल वीक डिसेबल कैंडिडेट हो तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर आपको फ्रीडम फाइटर वाला कोई लग रहा है तो वो आप ले जा सकते हो, ठीक। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अगर आपको सैनिक कोटा लग रहा है तो आप सैनिक कोटा का सर्टिफिकेट ले जाना है आपको, है ना। और उसके बाद आपका नीट यूजी का स्कोर कार्ड। इतनी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई होती है। तो आप जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। देखो, अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको साथ में आपकी फ़ोटोज़ भी रख लेना है ना। करीबन 8 फोटो आप रख लेना, है ना। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट ले जाना है वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है। इसके अलावा आप जब क्या करेंगे, ये जो आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये भी आपको साथ में रखना है। आपका जो नीट का रजिस्ट्रेशन स्लिप वो भी आपको रखना है, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो वो भी आपको रख लेना है। क्योंकि देखो, किसी किसी कॉलेज में लेते हैं और किसी कॉलेज में नहीं लेते हैं। तो मैं आपको हर वो चीज़ बता रहा हूँ जो
हर एक पॉसिबिलिटी जो हो सकती है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं या जो देखो लिस्ट तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है कि आपका नीट का रजिस्ट्रेशन स्लिप रख लेना, आपकी फ़ोटो रख लेना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको ले जाना है और सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, और साथ में आपको हर डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटोकॉपी ले जाना है, ठीक। चलिए, तो ये तो हमने बात करी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जब आप देखो रजिस्ट्रेशन जब फॉर्म भरोगे ना, तो वहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे कि आपको कहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो वहाँ से आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। आपको करीबन जो भी टाइम दिया गया है, आप शेड्यूल चेक करना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन सा टाइम दिया गया है, तो उनमें से आप कोई भी दिन सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। तो आपको जब भी मतलब सुविधाजनक आपके अनुसार आप भर सकते हैं कि आपको कब जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 2 स्लॉट होता है, एक तो सुबह का, एक शाम का स्लॉट होता है रोज़ का। तो आपको जिस भी डेट में आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, जो भी टाइम दिया गया है, ठीक। तो हमने बात कर ली किसकी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर ली है। चलिए अब हम बात करते हैं अगली चीज़ जो आती है वो है संस्था का चयन, मतलब इसको हम बोलते हैं चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको समय दिया गया है यहाँ पर, आई थिंक 29 सितंबर से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो आपको कॉलेज की चॉइस फिलिंग करना है ना। चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग में अलग से एक वीडियो ले आऊँगा डिटेल में, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए जो अमाउंट लग रहा है वो 50 रुपये। एक तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम 500 रुपये लगेंगे, जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे तो तब आपको कितने लगेंगे, 50 रुपये लगेंगे चॉइस फिलिंग के लिए, ठीक। अब देखो रजिस्ट्रेशन के समय आपको क्या मिलेगा, एक पासवर्ड मिलेगा, आपके ईमेल के थ्रू मिल जाएगा, है ना। तो आपको वो पासवर्ड याद रखना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग के समय इस पासवर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो आप जहाँ भी जा रहे हैं फॉर्म फिलअप कराने, तो उसको बोलना है कि भैया हमारा जो पासवर्ड है, हमारा जो यूज़र आईडी है वो हमें दे दे, क्योंकि चॉइस फिलिंग के टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, जो पासवर्ड है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए और ध्यान में रखना आपको कि आपका पासवर्ड क्या है, आपका यूज़र आई क्या है, इसको आप मोबाइल में सेव कर लेना, क्योंकि चॉइस फिलिंग के समय क्या होता है कि आपका जो पासवर्ड होता है वो चेंज होता है, ठीक। चलिए, तो ये तो हमने बात करी चॉइस फिलिंग। अब रही बात चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है, तो इसके मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक। चलिए, उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा। अब देखो अलॉटमेंट लेटर आता है तो जिसको कॉलेज नहीं मिला है उसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लेगा। अब जिसको कॉलेज मिल गया है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको कॉलेज लेना है, मतलब आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हो और आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना होगा, कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के लिए जाना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जब जैसे अलॉटमेंट लेटर आएगा तो आपको अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करना होता है, वहाँ पर आपको सेटिस्फाइड का ऑप्शन चूज़ करना होता है, और वो अलॉटमेंट लेटर और साथ में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके ओरिजिनल और साथ में फ़ोटोकॉपी, वो लेकर आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर जाना है, ठीक। अब दूसरा, अगर मान लो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है आपको लगता है कि इससे बेहतर कॉलेज मुझे मिल सकता है, तो आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप मान लो अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कॉलेज नहीं जाना है, क्योंकि अपग्रेडेशन की जो प्रोसेस होती है वो ऑनलाइन ही होती है, ठीक। चलिए, अब देखो, अब बात करते हैं, तो फर्स्ट राउंड हो गया है ना। अगर आपको कॉलेज मिला, अगर आप सेटिस्फाइड हो उस कॉलेज से, तो आप वहाँ पर एडमिशन लेने जाना है आपको, वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अपग्रेडेशन के लिए जो कॉलेज में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये प्रोसेस जो होती है वो ऑनलाइन ही होती है। अब क्या होगा, ये प्रथम राउंड की काउंसलिंग खत्म हुई। देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि महाविद्यालय में प्रवेश हेतु संतुष्ट चयन कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना तो आप सेटिस्फाइड चूज़ करिए। अगर आप या बेहतर संस्था में उन्नयन हेतु, अगर आपको बेहतर संस्थान मिल सकता है, अगर आपको लगता है कि मुझे इससे बेहतर कॉलेज मिल सकता है, तो आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी दे सकते हैं। उसके बाद देखो, जिन अभ्यर्थियों ने सेटिस्फाइड का ऑप्शन दिया है, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु परिणाम की प्रति वर्ष सभी मूल दस्तावेज, मतलब जिसने सेटिस्फाइड का ऑप्शन दिया उनको सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो भी कॉलेज आपको मिला है वहाँ पर जाना है, और जिन्होंने अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया है उनको कुछ नहीं करना है, बस वहाँ पर अपग्रेडेशन चूज़ कर लेना है और आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब जैसे फर्स्ट राउंड हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, द्वितीय राउंड आएगा। द्वितीय राउंड के लिए कौन एलिजिबल होगा, पहले तो वो जिन्होंने अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया, दूसरे तो वो जो नए रजिस्ट्रेशन करेंगे वो, और तीसरे वो जिन्होंने सेटिस्फाइड का ऑप्शन तो दे दिया था फर्स्ट राउंड में, लेकिन उन्होंने कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग नहीं किया। तो ये सारे लोग क्या रहेंगे, सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आप सेकंड राउंड में आपको जाना है, ठीक। अब उसके बाद तृतीय चरण की काउंसलिंग।
अब देखो सेकंड राउंड में भी वही प्रोसेस होगा जो फर्स्ट राउंड में हुआ था। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप जाइए रिपोर्टिंग करिए और एडमिशन लीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे सकते हैं सेकंड से थर्ड राउंड के लिए। ठीक, अब क्या हो जाएगा, थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। अब थर्ड राउंड जैसे ही स्टार्ट होता है तो यहाँ पर कौन एलिजिबल होंगे, पहले तो वो जिन्होंने अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया है, दूसरे वो जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, तीसरे वो जिन्होंने सेकंड राउंड में सेटिस्फाइड का ऑप्शन तो दिया था लेकिन उन्होंने कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग नहीं किया। तो ये सारे स्टूडेंट क्या होंगे, थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब जैसे ही थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाता है ना, इसका क्या जाएगा, रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर वही प्रोसेस कौन सी, आपको अगर मान लो कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना ही है। थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं है, मतलब थर्ड से मॉप अप राउंड के लिए। अगर आप सोचें कि मैं अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे दूं तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। मतलब थर्ड राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिला है आपको वो सीट लेना ही पड़ेगी। क्योंकि देखो फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड जब अपग्रेडेशन का ऑप्शन देते थे तो यहाँ पर क्या होता था कि अगर मान लो आपको बेहतर कॉलेज मिल रहा है तो आप अपग्रेड हो जाएंगे। अगर आपको बेहतर कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था वो वापस से अलॉट हो जाएगा। लेकिन थर्ड राउंड से फोर्थ राउंड में ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आपको थर्ड राउंड में कॉलेज मिलेगा तो वो आपको वहाँ पर एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप सोचें कि वहाँ पर अपग्रेडेशन दे दे तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं है। अगर आप थर्ड राउंड की सीट छोड़ देते हो तो वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी और फोर्थ राउंड में आपको वो सीट दोबारा से नहीं मिलेगी। अगर आपको अपग्रेड मतलब इससे बेहतर कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको ध्यान से ये चीज़ें करनी है। ठीक है, तो देखो तो इस तरह से हमने यहाँ पर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड सब देख लिया। अगर थर्ड राउंड से स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाना है तो यहाँ पर उन बच्चों को स्ट्रे राउंड में मतलब वो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे जिनको अभी तक जो भी कॉलेज अलॉट हो गया है। मतलब थर्ड राउंड में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर आपको एडमिशन लेना ही है। ठीक, चलिए तो इस तरह से यहाँ पर हमने पूरी जो काउंसलिंग की प्रोसेस देख ली है। मैंने आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक सारी डिटेल बता दी है। अब उसके बाद शेड्यूल तो आप चेक कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हम कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं है ना, यहाँ पर फीस दी गई है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर शिक्षण शुल्क होता है 40,000, फिर स्टूडेंट फंड जो होता है वो 1,500 रुपये होता है, सुरक्षा निधि 10,000 होता है, शैक्षणिक 4,000 और छात्रावास अगर मान लो आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो 5,000 रहता है। इस तरह से अब देखो ये तो यहाँ पर आप उसको पूरा ऐड करेंगे तो करीबन 60,000 आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपकी जो फीस होती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। देखो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो अगर आप अष्टांग की बात करेंगे तो अष्टांग में जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो अराउंड 1 लाख के आसपास है ना। अगर हम गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज किसकी बात करें, उज्जैन की बात करें, जबलपुर, ग्वालियर, बाकी सबकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो फ़ी है वो कितनी है, 93K के आसपास है। वही अगर हम OBC SC ST मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी जो OBC SC और ST इनकी जो फीस है वो अराउंड कितनी है, 77,000 के आसपास है। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें कि अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपकी जो फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज की वो 77K से लगाकर 1 लाख तक वेरी करती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, फीस होगी और आपको एडमिशन के समय पूरी फ़ी जमा करनी होती है। ठीक है, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपको जो भी कॉलेज अलर्ट होगा ना तो आप कॉलेज वालों से कंफर्म कर लेना है कि वहाँ पर फीस किस माध्यम से लिया जाता है, ऑनलाइन लिया जाता है या DD के फॉर्मेट में लिया जाता है, चेक दे सकते हैं आप, तो एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, लेकिन हमारे कॉलेज जैसे कि गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज जबलपुर की बात करूँ तो यहाँ पर हमने ऑनलाइन भी जमा कर लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस क्या रहेगी। तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, हर कॉलेज की वेरी करती है। लेकिन अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ी होती है वो अराउंड 3 लाख से लेकर 4 लाख तक होती है। MP में अगर हम बात करें, इसमें हॉस्टल फीस सब कुछ आ गया है ना, तो 3 लाख से लगाकर 4 लाख तक इसके आसपास से क्या होती है, MP के जितने भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसकी फ़ीस होती है पर ईयर। ठीक है, ये हमने BMS की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, BMS की। वही अगर हम BHMS की बात करें तो BHMS की इससे थोड़ी कम होती है। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी डिटेल दे दी है। अब यहाँ पर कुछ प्रारूप वगैरह दिए हुए हैं, देखिए आप प्रारूप 1, प्रारूप 2। तो जब आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपको फिल करना है, आपका नीट का परीक्षा, फिर आपका जो मेरिट रैंक है, नीट के जो मार्क्स है, आपके नाम, आपके माता का नाम, है ना, और यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर आपको टिक 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 लगा देना है ना, और उसकी जो डिटेल भर देना है। अगर मान लो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो डॉक्यूमेंट नहीं है वहाँ पर आपको ऐसा करके क्रॉस लगा देना है। जैसे कि मान लो आपके पास जन्म तिथि जो है 10वीं की अंक सूची नहीं है तो आप वहाँ पर क्रॉस लगा देना।
और आपको वहाँ पर 7 दिन का समय दिया जाएगा, तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको फिर जाना है वहाँ पर और वो डॉक्यूमेंट को देकर आना है। ठीक, चलिए। इसके अलावा यहाँ पर हाँ एक चीज़ और आपको बता दूँ मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका कहाँ से बनेगा, आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ से बनेगा। और आपको मैं फॉर्मेट बताऊँ तो देखिए ये इस तरह से फॉर्मेट होता है मेडिकल सर्टिफिकेट का, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए कुछ इस तरह से है, देख लीजिए स्क्रीन पर। इस तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनाना है, ऑथराइज डॉक्टर्स इसका जो मेडिकल सर्टिफिकेट होते हैं वो बनाते हैं। आपको करीबन 400 से 500 रुपये फीस लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की, तो ये आपको बनवा लेना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। हाँ, अगर आपने मान लो गैप लिया था, है ना, अगर आपने गैप लिया था तो आपको गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये जो गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, तो आपको एक कोर्ट से बनवाना है। आपको यहाँ पर 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना है और इस 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको गैप सर्टिफिकेट बना लेना है। गैप सर्टिफिकेट इसलिए रिक्वायर होता है कि इस दौरान मतलब जो जितने समय आपने गैप लिया था वहाँ पर आपने अदर इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया था और उस दौरान मैंने नीट की तैयारी करी थी, तो ये आपको प्रूव करने के लिए 50 रुपये के स्टाम्प पेपर की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है और आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना होता है जिसे हम बोलते हैं गैप सर्टिफिकेट। ठीक, चलिए। तो इस तरह से मैंने आपको MPIS काउंसलिंग की कंप्लीट डिटेल बता दी है। अब रही बात रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, चॉइस फिलिंग की और कट ऑफ की, तो इसकी मैं वीडियो 1 बाय 1 लाते रहूँगा। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।